हेलो बच्चों, अपन एक नई बीमारी लेके आए हैं जिसका नाम है कैंसर। एक्चुअली ये कोशिकाओं का रोग है। इसको अकाल मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। यानी ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कल्पना करते हैं तो क्या होता है, सांसें ऊपर चढ़ जाती हैं। कैंसर से बहुत खतरनाक मृत्यु होती है। कैंसर एक रोग ऐसा होता है जिसको कैंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंकड़े की तरह ये शरीर को खा जाता है। तो कैंसर को कोशिकाओं का रोग कहते हैं। कोशिकाओं का रोग है, उसको कहा जाता है कैंसर, कोशिकाओं का रोग। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगर आप कहीं पे ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप कैंसर का अध्ययन कर रहे हो। अब एक इसमें सवाल आता है कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, उन्हें कार्सिनोजन के नाम से जाना जाता है, जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब एक वायरस है जिसका नाम होता है ओंको वायरस, उसके कारण कैंसर होता है। ये छोटे छोटे सवाल इसमें बहुत सारे आएंगे। तो सबसे पहले तो कैंसर का कारण होता है ये गांठ। ये सामान्य कोशिका है। इस सामान्य कोशिका की विशेषता ये है कि इसके अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो नियंत्रित होता है। इसके अंदर कोशिका की वृद्धि और विभाजन नियंत्रित होता है। इस कोशिका के अंदर क्या होता है, ये जो विभाजन है और जो विभेदन है वो नियंत्रित है। इसके अंदर विभाजन और विभेदन नियंत्रित है। लेकिन जब इसी कोशिका के अंदर क्या होता है, अनियंत्रित विभाजन हो जाता है और शरीर के अंदर क्या हो जाती है, एक गांठ बन जाती है। इसके अंदर अनियंत्रित विभाजन हुआ और कुछ ही समय के अंदर शरीर के अंदर कोशिकाओं का एक पुंज बन गया, यानी कोशिकाओं का एक गुच्छा बन गया है। कोशिकाओं का एक पुंज बन जाता है। इस कोशिकाओं के पुंज को अपन क्या कहते हैं, अबूर्द के नाम से जानते हैं, ट्यूमर। ये क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। तो अबूर्द बन जाती हैं, इसको कहा जाता है कैंसर। कैंसर का मतलब ये है कि कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है कि सामान्य गुण है कि इसमें कोशिका विभाजन और विभेदन हो रहा है, लेकिन किसी कारण से क्या होता है, साइस्पर्श साधमन के कारण ये कोशिका किसी ऐसी कोशिका के संपर्क में आती है या कोशिका के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि इसमें विभाजन और जो विभेदन है उस पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और ये लगातार विभाजित होती है और कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। इस कोशिकाओं के गुच्छे को कहते हैं ट्यूमर, गांठ। ये होता अबूर्द। अब ये अबूर्द दो तरह की होती हैं। एक को अपन कहते हैं सादुम अबूर्द और एक को अपन कहते हैं दुर्दम अबूर्द। दो तरह की अबूर्द होती हैं। सादुम को अपन कहते हैं बिनाइन ट्यूमर अबूर्द। ठीक है। और इसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी अबूर्द। तो दो तरह की गांठ होती हैं। इन गांठ में आपको मैं समझाता हूं। एक व्यक्ति है, उसके शरीर के अंदर क्या होता है, जैसे हाथ के अंदर मान लो कोई गांठ बनी है। ये गांठ क्या होती है, यही रहती है। ये गांठ स्थानीय होती है और जिंदगी भर यही रहती है। इस गांठ को कहते हैं शुद्धम अबूर्द यानी लोकल ट्यूमर। लेकिन ये एक हानिकारक ट्यूमर नहीं है। इसको ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसका इलाज संभव है। ठीक है। इसको डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर को पता चलेगा ये गांठ है, वो गांठ का ऑपरेशन करेगा और गांठ को शरीर से बाहर निकाल देगा। ये शुद्धम दुमर अबूर्द है, बिनाइन जो ट्यूमर है वो आपको बताना स्थानीय होती है, जहां बनती है वहीं पे रहती है। दूसरा, ये हानिकारक नहीं होती है। तीसरी विशेषता ये है कि इससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दुर्दम ट्यूमर होती है, जैसे मान लो क्या होता है, शरीर के किसी भाग के अंदर ये कोशिकाओं का गुच्छा बना है। ये क्या है, ये गांठ बनी। इसकी कोशिकाएं रक्त द्वारा क्या होती हैं, पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ये रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती हैं और कहीं जाके फंस जाती हैं। यहाँ फंस गई और यहाँ पे ये क्या बना दिया, यहाँ पे इसने एक ट्यूमर बना दी। यहां से थोड़ी दूर और गई और यहां जाके इसने एक ट्यूमर और बना दी। तो इसको कहते हैं कि ये रक्त द्वारा पूरे शरीर के अंदर फैलती हैं और कहीं जाके ये अटक जाती हैं और वहां गांठ बना देती हैं। तो इसको कहते हैं दुर्दम अबूर्द। ये जो दुर्दम अबूर्द है ये घातक होती हैं
इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका रक्त द्वारा ये फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, ये परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, जो दुर्दम अपूर्ण है, जो मैलिग्नेंट अपूर्ण है, उसकी कोशिकाएं रक्त द्वारा फैलना। जो दुर्दम है, यानी ये दुर्दम अपूर्ण है, इसकी कोशिकाओं का रक्त द्वारा, इसकी कोशिकाओं का जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का रक्त द्वारा फैलना, यानी पूरे शरीर में ये रक्त द्वारा फैलती हैं। इस क्रिया को कहा जाता है मेटास्टेसिस। तो सबसे पहले तो आपको ये गांठ दो तरह की होती है, ये समझना है। एक का नाम होता है सदुम, एक का नाम होता है दुर्दम। नाम से ही पता चल जाएगा, दुर्दम मतलब होता है घातक और सदुम मतलब होता है ज्यादा घातक नहीं। शरीर में कई जगह गांठें हो जाती है, जिनको वेद भी कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ये मेरे शरीर में गांठ हो गई है। डॉक्टर साहब देखते हैं और कहते हैं आपके ये शरीर में गांठ है, ये लोकल ट्यूमर है, इसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। लेकिन ये जो दुर्दम ट्यूमर है, ये दुर्दम ट्यूमर क्या होती है, ये जहाँ बनती हैं वहां से अपना स्थान बदल देती हैं और शरीर में रक्त द्वारा घूमती रहती है कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं जहां जाती हैं वहां पे क्या करती हैं, ये गांठ बना देती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये सवाल आता है कि कैंसर की ये जो गांठ बनती है, ये गांठ है, इस गांठ को अपन कह रहे हैं कि ये गांठ हानिकारक है। क्यों? यानी कैंसर हानिकारक क्यों होता है? तो कैंसर का हानिकारक होने का कारण ये है कि ये जैसे मान लो फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़े के अंदर जहां गांठ बनेगी, ये क्या करेगी, ये फेफड़ा इसके अंदर मान लो गांठ बन गई, या ये जैसे मुंह है, इस मुंह के अंदर यहाँ गांठ बन गई, तो ये जो गांठ बनती है, इस गांठ की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस गांठ की कोशिका सामान्य कोशिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। सामान्य कोशिकाओं के साथ क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं, और जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण स्वयं कर लेती हैं। जैसे यहाँ पे जो पोषक पदार्थ मिलना चाहिए, इस कोशिका को भोजन मिलना चाहिए, सामान्य कोशिका को, उसका पोषक पदार्थ है उसको क्या कर लेती हैं? स्वयं ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण सामान्य कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि रुक जाती हैं, और सामान्य कोशिकाओं की वृद्धि रुकने के कारण वो अंग या ऊतक मर जाता है। वो अंग या ऊतक क्या हो जाता है? मर जाता है, और वो अंग या ऊतक मरने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे फेफड़ा है, फेफड़े का कैंसर है, गले का कैंसर है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये सामान्य कोशिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और ये अपने चारों तरफ क्या करता है? इसमें रक्त कोशिकाओं का जाल बनता है, और इसको पोषण मिलता है, और सारा पोषण ये छीन लेता है, सारा पोषण ये खा जाता है। जो भी व्यक्ति खाता है सारा पोषण इसके पास आ जाता है, इस गांठ के पास। और सामान्य अंग की ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कुछ नहीं मिलता है, और ये कोशिकाएं भूखे मर जाती हैं, और ये गांठ धीरे धीरे वृद्धि करती हैं। जो ये कैंसर की गांठ है, इसके अंदर जो कोशिका द्रव होता है उसको कहते हैं नियोप्लाज्म। इसके अंदर जो कोशिका द्रव होता है उसको कहते हैं नियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म। इसके अंदर केंद्रक बड़ा होता है, और इसकी विशेषता होती है कैंसर कोशिकाएं अमर होती हैं, यानी कैंसर कोशिकाएं कभी भी नष्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कैंसर की जो गांठ है वो गांठ हानिकारक क्यों है? गांठ हानिकारक इसलिए है क्योंकि जिस अंग में जो बनेगी उस अंग की सारी कोशिकाओं हैं, उन कोशिकाओं के साथ वो प्रतिस्पर्धा करेगी और उन कोशिकाओं की वृद्धि को रोक देगी, और जब वृद्धि रुकेगी तो अपन कहेंगे कि उसके कारण क्या होगा? उस अंग की मृत्यु हो जाएगी। जैसे फेफड़ा मर गया, मुंह या गला है वो नष्ट हो गया, गर्भाशय नष्ट हो गया, स्तन नष्ट हो गए, तो ऐसे कैंसर होते हैं। इसमें ये गांठ ही सबसे घातक है। ये अपने लिए क्या करती हैं? पूरा रक्त सप्लाई करती हैं, और उसके चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का जाल बनता है, और ये आपको एक्सप्लेन करना है।
अब अपन टॉपिक लेके आए कैंसर का कारण। कैंसर का कारण हर किसी को पता है, ऐसी बात नहीं है कैंसर का कारण पता नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उससे अनजान बनते हैं। ठीक है, अनजान इन द सेंस सामने मौत दिखती है लेकिन कहते हैं आ जाओ मौत, मुझे गले लगा लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट क्या है, तंबाकू है। ठीक है, इसी तरह से कुछ बच्चे बीड़ी पीते हैं। बच्चे क्या बड़े भी पीते हैं, ऐसी बात नहीं। आप कहोगे बच्चों के ऊपर ब्लेम हो रहा है, तो सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, तंबाकू है, बड़े चाव से खाते हैं। शराब है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, चाव से सेवन किया जाता है। और हर गम को धुएं में उड़ाने की बात की जाती है, लेकिन वो खुद उड़ जाएंगे ये वो सोचते नहीं है। इन सब के अंदर क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो कैंसर वे पदार्थ या वे पदार्थ या कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ या कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको कैंसर जन कहते हैं, यानी कार्सिनोजन कहते हैं। ये परिभाषा जवाब परीक्षा में आती है कि कार्सिनोजन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ या कारक जो कैंसर उत्पन्न करता है उसको कहते हैं कैंसर जन। ये परीक्षा में सवाल कई बार आ चुका है कि कार्सिनोजन क्या होते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करता है। अब इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है रासायनिक कारक। सबसे पहला है रासायनिक कारक होते हैं, ये कैंसर उत्पन्न करते हैं। दूसरा है भौतिक कारक। भौतिक कारक भी क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। और तीसरा कारण है जैविक कारक। तो 3 कारक होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। रासायनिक कारक, भौतिक कारक और जैविक कारक, 3 कारक होते हैं। तो 3 कारक है, रासायनिक कारक, भौतिक कारक और जैविक कारक। अब रासायनिक कारक में क्या आते हैं, जैसे अपन कह रहे हैं कि मान लो आप क्या है, कोयले की फैक्ट्री में काम करते हो, या मान लो कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उसके अंदर तंबाकू खाता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे रासायन होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। और कुछ विशेष प्रकार के रासायन भी होते हैं जिनके सेवन से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में कैंसर की संभावना होती है। तो सबसे पहला होता है रासायनिक कारक। दूसरा भौतिक कारक। भौतिक कारक में अल्फा विकिरणें, बीटा विकिरणें, गामा विकिरणें, डेल्टा विकिरणें, इसके अलावा अपन कह सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और तीसरी तरह की अपन कहते हैं पराबैंगनी विकिरणें, एक्स किरणें। ये सब ऐसे होते हैं जिसके कारण क्या होता है, कैंसर हो जाता है। अब जैविक कारक में एक वायरस है जिसका नाम होता है ऑन्कोवायरस। इस ऑन्कोवायरस से जब कोशिका संक्रमित होती है तो उसको कैंसर की संभावना रहती है। अब हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक जीन होता है जिसका नाम होता है सी जीन, या जिसको अपन कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक जीन होता है प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन। ये प्रोटोऑन्कोजीन या सी जीन कोशिका में होता है। ये जब तक जीन मौजूद है तब तक कोशिका सामान्य होती है। लेकिन अगर मान लो जैसे ये सी जीन है या प्रोटोऑन्कोजीन है, ये ऑन्कोजीन में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, ऑन्कोजीन में बदल जाता है, तो कोशिका विभाजन पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और गांठ बन जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये गांठ क्यों बनती है। तो अगर रासायनिक कारक है, भौतिक कारक या जैविक कारक है, ये इस जीन के ऊपर क्रिया करते हैं, सी जीन या प्रोटोऑन्कोजीन के ऊपर, और इस सी जीन या प्रोटोऑन्कोजीन को किस में बदल देते हैं, ऑन्कोजीन में। इन पदार्थों को कहते हैं कैंसरजन। तो कैंसरजन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक जीन होता है जिसका नाम होता है सी जीन, या सी का मतलब सेल के अंदर जीन है, तो इसको कहते हैं सी ऑन्कोजीन कह सकते हैं। सी ऑन्कोजीन लिख देते हैं, इसका पूरा नाम लिख देते हैं सी ऑन्कोजीन। सी का मतलब सेल है, तो सेल के अंदर होता है या प्रोटोऑन्कोजीन होता है। जब तक ये सी जीन या प्रोटोऑन्कोजीन है तब तक कोशिका सुरक्षित है। लेकिन ऑन्को वायरस आया या भौतिक किरणें इसके ऊपर गिरी या कोई रासायनिक पदार्थ है वो इसके ऊपर गिरा, इस सी जीन को जैसे ही क्या करेंगे, ऑन्कोजीन में बदल देगा। यानी प्रो के आगे क्या होगा, ये प्रोटोऑन्कोजीन है,
उसके स्थान पर ऑन्कोजीन बन गया। जैसे ही ऑन्कोजीन बनेगा तो कोशिका विभाजन पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और गांठ बन जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। बच्चों अपन पढ़ रहे हैं, अब कैंसर है उसका आपको परीक्षण करना है। कैंसर का पता लगाना है किसी व्यक्ति के अंदर, कैंसर का परीक्षण करना है यानी उसकी नैदानिक जांच करनी है। तो 7-8 विधियां हैं, उसमें से कोई भी विधि काम ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट बताते हैं जो कॉमन टेस्ट होते हैं। जीव पूर्ति परीक्षण यानी बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है कि शरीर का कोई अंग या ऊतक है उसको काटा जाता है। जैसे मान लो अपन कहते हैं यहाँ नाल है, इसमें अल्सर है मान लो, तो डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर क्या करता है, इतना सा टुकड़ा काटता है और काट के इसका क्या करता है, इस अंग या ऊतक का वो अभिरंजन करता है और उसका अध्ययन करता है कि इसको वास्तव में कैंसर तो नहीं है, यानी इस कोशिका में कैंसर वाले लक्षण तो नहीं है। तो बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है, बायोप्सी टेस्ट में जिस बात पर शक होता है कि भाई ये भाग है, इसमें क्या हो रहा है कि मान लो किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस भाग को थोड़ा काट लिया जाता है, एक छोटी सी चिमटी ली जाती है और उसको काट के बाहर निकाला जाता है और उसको अभिरंजित करके उसका टेस्ट लिया जाता है। ऊतक विकृति अध्ययन में क्या किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट है, उसके अंदर भी क्या किया जाता है, जो ऊतक है उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है। और रक्त अध्ययन है, अस्थि मज्जा अध्ययन है। ये चारों ऐसे परीक्षण होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षण होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है उसका ब्लड टेस्ट किया, तो ब्लड टेस्ट के अंदर जैसे 40 से 50 हजार अगर WBC काउंट हो जाती है, WBC की संख्या होती है 7,000 से 10,000, ये प्रति घन मिलीमीटर WBC की नॉर्मल रेंज है कि 7 से 10,000। लेकिन एक व्यक्ति का ब्लड टेस्ट किया और उसमें 40,000 से 50,000 WBC आ गई प्रति घन मिलीमीटर, तो इसका मतलब उसको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ब्लड कैंसर का टेस्ट करना है तो उसको ल्यूकेमिया बीमारी को ब्लड कैंसर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो WBC होती है वो शरीर के अंगों को खा जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए रक्त अध्ययन किया जाता है। अब ये तो नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन शरीर के आंतरिक अंगों का अगर परीक्षण करना है तो कुछ और भी टेस्ट है। जैसे उसका विकिरण चित्रण है, उसके ऊपर एक्स किरणें गिराई जाती है, रेडिएशन गिराई जाती है और उसका विकिरण चित्र किया जाता है। दूसरा अभिकलित टोमोग्राफी है, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं। ये सीटी स्कैन कराई जाती है, इसके अंदर क्या होता है, एक्स किरणें गिराई जाती है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि अभिकलित टोमोग्राफी के अंदर शरीर में कौन सी विकिरणों का प्रहार किया जाता है, एक्स किरणों का, और उसका त्रिबिंब प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक मशीन में डाला जाता है आधे घंटे तक, और फिर उसके बाद उसके शरीर के ऊपर एक्स किरणें गिराई जाती है और उसके शरीर के अनुप्रस्थ काट प्राप्त होते हैं और उनका त्रिबिंब प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसमें गांठ होती है तो बाहर आ जाती है, मतलब पता चल जाता है। चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI का पूरा नाम है चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग। M का मतलब होता है मैग्नेटिक, अनुनाद को कहते हैं रेजोनेंस और इमेजिंग मतलब होता है प्रतिबिंब। तो चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग होती है, इसमें अनायनीकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें तेज चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके बीच में व्यक्ति को लिटाया जाता है और उसके शरीर के अंदर जो जीवित ऊतक होते हैं उसके अंदर किसी प्रकार का वैकृतिक या कायिक परिवर्तन है उसका अध्ययन कर लिया जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में कुछ नहीं है, जो उसके जीवित ऊतक है उसमें किसी प्रकार की विकृति हो चुकी है या किसी प्रकार का कायिक परिवर्तन हो चुका है तो उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिरक्षी का उपयोग, कुछ विशेष प्रतिरक्षी होते हैं उनका शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और कैंसर का अध्ययन किया जाता है। एक चीज याद रखना, कैंसर वंशागत रोग नहीं होता है, कभी भी माता पिता से संतान में नहीं जाता है। ये एक अनुवांशिक रोग है, ना ये छूने से फैलता है, ना ये किसी व्यक्ति के साथ खेलने से फैलता है, ना ये माता पिता से संतान में जाता है। लेकिन आणविक जीव की एक ऐसी विधि होती है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक ऐसी विधि होती है जिसमें कैंसर का शक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसके माता पिता को मान लो कैंसर है, तो क्या होता है कि कैसा कैंसर, जैसे मान लो उसके पिता को तंबाकू खाने से कैंसर हो गया, तो उसके बच्चे के अंदर जैसे ही क्या होता है, थोड़ा शक होता है तो उसके जीन टेस्ट किए जाते हैं
क्योंकि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो विशेष रसायन के प्रति सुग्राही होते हैं। जैसे तंबाकू खा रहा है, उसके पिता को तंबाकू से कैंसर हुआ है, तो उसके बेटे को भी क्या हो सकता है, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, क्योंकि तंबाकू के प्रति उसके शरीर में जो जीन है वो सुग्राही हो जाते हैं, यानी सस्पेक्टेड होते हैं। जैसे ही उसको जीन डाला, वो तंबाकू खाएगा तो उसके शरीर में वो उसके पिता में जैसे परिवर्तन हुए थे, प्रोटो ऑन्कोजीन में बदला था, उसमें भी वो सस्पेक्टेड गुण होता है, यानी वो उसके प्रति काफी सेंसिटिव होता है। तुरंत उसको खाते ही वो जीन प्रोटो ऑन्कोजीन में बदल जाता है। आणविक जीव विज्ञान जो जीव की है उसमें क्या किया जाता है, तंबाकू है उस रोग के प्रति या किसी अन्य चीज के प्रति अगर मानव सुग्राही है तो उसका टेस्ट किया जाता है। कैंसर एक अनुवांशिक रोग नहीं है, ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इसमें 2-3 सवाल आते हैं कि चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग में किसका उपयोग किया जाता है, अनायनीकारी विकिरण, और अभिकलित टोमोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरे का। ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर का इलाज पढ़ेंगे तो कैंसर का इलाज सबसे पहले शल्य क्रिया द्वारा, दूसरा विकिरण चिकित्सा और तीसरा प्रतिरक्षक चिकित्सा। इसमें 3 तरह से इलाज किया जाता है। शल्य क्रिया में क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और उस गांठ को बाहर निकाल देते हैं। विकिरण चिकित्सा में अपन क्या करते हैं, कुछ औषधियां देते हैं और उनके ऊपर रेडिएशन थेरेपी डालते हैं, यानी जो अंग या उत्तक है, ये जैसे उत्तक है, इसके ऊपर क्या करते हैं, घातक विकिरण है उनका प्रहार करते हैं। इसमें रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, जैसे इसके ऊपर रोज क्या होती है, बमबारी की जाती है, लेजर विकिरणें हैं, एक्सरे किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ये किरणें इसके ऊपर गिराई जाती हैं और इन कोशिकाओं को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। रसोचिकित्सा की औषधियां दी जाती हैं, लेकिन ये औषधियां होती हैं, ये क्या करती है, कुछ साइड इफेक्ट भी कर देती है। जैसे बालों का झड़ना, उस व्यक्ति में बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, और दूसरा आरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है। तो इन औषधियों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब प्रतिरक्षा चिकित्सा है। प्रतिरक्षा चिकित्सा में क्या होता है, ये कैंसर की कोशिकाएं हैं, ये कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, इनके खिलाफ क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो सक्रिय नहीं होता है, यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र को धोखा दे देती है। प्रतिरक्षा तंत्र को कहती है मैं तेरी दोस्त हूं, मुझे जाने दे और शरीर के अंदर फैलने दे, तो प्रतिरक्षा तंत्र के दोस्ती कर लेती है। लेकिन अपन एक वाइड इंटरफेरोन का उपयोग करते हैं। वाइड इंटरफेरोन क्या करता है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं। ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को सक्रिय करता है। वाइड इंटरफेरोन प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और अबूर्द नष्ट हो जाती हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं सक्रिय होकर क्या करती हैं, गांठ को नष्ट कर देती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि वाइड इंटरफेरोन क्या है। वाइड इंटरफेरोन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कहती हैं कि भाई अब तुझे मारना पड़ेगा, हाईकमान का ऑर्डर आ चुका है, इतने दिन तो तूने मुझे धोखा दे दिया था, बच के शरीर में कैंसर कर दिया था, लेकिन वाइड इंटरफेरोन ने मुझे बोला है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम दुश्मन हो शरीर के। तो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं आती हैं और इस अबूर्त को नष्ट कर देती हैं। इसको कहते हैं जैविक अनुक्रिया रूपांतरण। इस क्रिया को कहते हैं जैविक अनुक्रिया रूपांतरण। अब इंटरफेरोन के बारे में थोड़ा बता दूं, ये प्रति विषाणु प्रोटीन होता है। ये परीक्षा में सवाल आता है, ये एक प्रति विषाणु प्रोटीन होता है। ये सामान्य कोशिकाएं हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को क्या होता है, कोई विषाणु संक्रमित करता है, जैसे ऑन्कोवायरस, ये कैंसर उत्पन्न करने वाला विषाणु है। जब इस कोशिका को संक्रमित करता है तो इस कोशिकाएं उद्दीपित होती हैं और एक प्रोटीन स्रावित करती हैं। उस प्रोटीन को कहते हैं इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन सामान्य कोशिकाओं के चारों ओर फैलता है और सामान्य कोशिकाओं को इस विषाणु से सुरक्षा देता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रति विषाणु प्रोटीन। यानी ये कैंसर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया गया प्रयोगशाला में हमने शरीर के अंदर डाल दिया, शरीर में ये आवरण बनाएगा, ये आवरण विषाणु से शरीर को सुरक्षा देगा। तो विषाणु द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन आज शरीर में डालते ये शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आप ध्यान से समझना, ये वायरस था, वायरस ने ऊतक को संक्रमित किया, कोशिकाओं के समूह को, और जब वायरस कोशिका के ऊतक को संक्रमित करता है तो इस कोशिका द्वारा एक प्रोटीन निकलता है। ये प्रोटीन इंटरफेरोन कहलाता है। ये सामान्य कोशिका के चारों ओर फैलता है और उसको सुरक्षा देता है, इसको कहते हैं इंटरफेरोन।
तो वाई इंटरफेरोन एक विशेष प्रकार का प्रतिविषाणु प्रोटीन है। ये प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को सक्रिय करता है, इसको जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं और यह अमूर्त को नष्ट कर देती है।